page 78, agricultural income. So agricultural income, you must know that agricultural income is not taxable and it is free from tax, exempted होता है, ठीक है ना. तो उसको पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट टैक्सेबल. As per section 10 subsection 1, agricultural income is not taxable. Sir, if it is exempted, then why we are learning this chapter? Let me tell you one very important thing. Unless and until you know what is agricultural income, मतलब agricultural income में क्या आता है क्या नहीं आता, if you do not know this thing, तो आपका कौन सा वाला एग्जेम्पशन होगा और किसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा. अगर ये एग्रीकल्चरल इनकम अलग से है, इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन नहीं करता, इफ इट इज नॉट डिफाइंड, तो कल तो हम बोल देगा कि कल हम बोलेगा कि मेरे पास फार्मर का बेटा लोग आया था, तो फार्मर को बेटा लोग, वो लोग को हम 10 जन था, बेटा बेटी ये लोग 10 स्टूडेंट था, दे आर फ्रॉम दी फार्मर फैमिली, वो लोग एग्रीकल्चर करता है, तो वो लोग से हमने फीस लिया, तो ये मेरा एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, तो इसके ऊपर हमको टैक्स नहीं देना, एग्जेम्प्टेड हो गया. या फिर कल हम क्या करता है, फ्रूट्स खरीदता है 100 केजीज से 100 रुपीज़ में, उसको हम 250 रुपीज़ में ज़्यादा दाम में बेच देता है, 150 रुपया का पर केजी का प्रॉफिट करता है. तो ये जो हमने प्रॉफिट किया, इसमें भी हम बोल दें ये भी मेरा एग्रीकल्चरल इनकम है. एप्पल तो हम खुद नहीं मैन्युफैक्चर करता है, ये नेशनल प्रोडक्ट है, तो इसीलिए हमने उसको बेचा, तो इसमें मेरा टैक्स नहीं लगेगा. नो, इन ऑर्डर टू बी कंस्टिट्यूटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम यू नीड टू सेटिस्फाई सर्टेन बेसिक कंडीशन. वही चीज हम लोगों को इस चैप्टर में सीखने को है. एंड while calculating other income and other taxable income, टैक्स निकालने का टाइम पे इसका भी बहुत बड़ा काम आएगा, वो बाद में सीखेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम एंड व्हाट आर नॉट एग्रीकल्चरल इनकम. ठीक है. एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर में मेन इनकम derived from agricultural land, इंडियन लैंड लिख लो, agricultural land and by agricultural operation. एंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन. मतलब एक तो आपका वो एग्रीकल्चरल इंडियन लैंड होना चाहिए और आप वो लैंड में एग्रीकल्चर का काम करोगे. ऑपरेशंस मस्ट बी रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर. ऐसा बहुत जन होता है एग्रीकल्चरल इंडियन लैंड में, वो क्या करता है, वो लैंड में वो वहाँ पर कार पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है और वहाँ से पैसा कमाता है. बोलते हैं ये मेरा एग्रीकल्चर का लैंड था, अभी मेरा कार पार्किंग का पैसा यहाँ से इनकम किया, तो दिस विल बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम. नो, वहाँ पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन हुआ नहीं. तो यू नीड टू हैव सम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस. ओके. नाउ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में क्या क्या आता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सबहेडिंग एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस. एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है बेसिक ऑपरेशंस, एक होता है सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस. बेसिक ऑपरेशन का मतलब होता है जहां पर ह्यूमन स्किल एंड लेबर अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन
of human skill and labor. अब एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली ग्रो हुआ, उसको लिया आपने, उसको बेचा, नो, वहां पर आपने अपना स्किल से उसको लैंड को फर्टिलाइजर्स व्हाटएवर पेस्टिसाइड वो सब डाल के मैनुअल लेबर दे के पानी दे के इरिगेशन करके वहां पर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, इसको बेसिक ऑपरेशन कहलाता है. दैट इज ऑल ह्यूमन वर्क प्रायर टू जर्मिनेशन. मतलब वो जो आप सीड्स डालते हो, वो सीड से जैसे प्लांट्स क्रॉप्स निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसको जर्मिनेशन कहलाता है. तो उसके पहले तक जो भी आप काम करोगे वो सब मेरा बेसिक ऑपरेशन हो जाता है. एनी नेचुरल / spontaneous growth from land without human effort will not be regarded as agricultural operation. से आप कहीं पर जा रहे थे, कोई ओपन लैंड है, तो वहां पर छोटा मोटा जंगल टाइप बन गया है, वहां पर आप अंदर जाके देखते हो, वहां पर आपका कुछ वेजिटेबल्स का, कुछ फ्रूट्स का ट्रीज वगैरह है, आप उसको निकालते हो, निकाल के उसको आप बेचते हो. तो दैट विल नॉट बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, बिकॉज वहां पर बेसिक ऑपरेशन नहीं हुआ. सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में आ जाइए. एनी ऑपरेशन, नाम से समझ में आता है, सब्सिक्वेंट मतलब बेसिक के बाद. एनी ऑपरेशन which fosters growth, preserves the produce, which fosters growth, preserves the produce, rendering the produce fit for sale, performed after the produce sprouts from the land. Sprouts मतलब जर्मिनेशन के बाद उगाना जिसको बोलते हैं, sprouts from the land. Let us try to understand. कोई भी काम जो आपका वो क्रॉप्स या प्लांट का ग्रोथ को हेल्प करेगा, कोई भी काम जो प्रोड्यूस जो आपका हुआ, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बन रहा है, से जस्ट स्टार्ट हुआ वो बनने का, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो आपने काम किया है, या उसको बनने के बाद उसको थोड़ा प्लकिंग का भी दरकार पड़ता है, पिकिंग द प्रोड्यूस फ्रॉम द ट्रीज एंड द क्रॉप्स, उसको निकाल के फिर आप उसको बेचोगे. डायरेक्टली हम लोग नहीं उठाते. जैसे जूट, जूट आपको पता है, जूट प्लांट आता है, उसको पानी में भिगाया जाता है, फिर सुखाया जाता है, बहुत काम रहता है. तो वो जूट का जो भी काम होता है उसको कहलाता है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन. एक बार जो जर्मिनेशन हो गया उसके बाद का काम को सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कहलाता है. और रेंडरिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर सेल, मार्केट में सेलेबल होने के लिए रेडी करना, वो भी सब्सिक्वेंट काम होता है. और ये नॉर्मली किया जाता है आफ्टर द प्रोड्यूस स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड. ये सब मेरा सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हो जाता है. तो यहां पर इसको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहलाएगा. नॉट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. बट कोई अगर बेसिक ऑपरेशन प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कहलाता है, करता है एक साथ, तो ऑब्वियसली ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो जाएगा.
ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर बेसिक और सब्सिक्वेंट तो दोनों ही करना पड़ता है। नो ऐसा बात, बेसिक करता है कोई और, एकदम फार्मर लोगों से हम बेसिक करवाता है, करके जैसे ही वो जर्मिनेट होता है उससे हम एकदम कम दाम में वो प्रोड्यूस को खरीद लेता है, और फिर उसको उसका ग्रोथ बोलो, उसका प्रिजर्विंग बोलो, या फिर उसको रेडी फॉर मार्केट बनाने के लिए कंपनी लोग क्या करता है, उसको खरीद के उसको रेडी फॉर द सेल रेडी करता है, तो खर्चा करता है। ये काम सब्सिक्वेंट हो जाता है। तो ये जो कंपनी उसको टेक ओवर किया करके उसको प्रोडक्शन में, मतलब उसको प्रोसेस करके सेल करने में रेडी कर रहा है, यहाँ पर ये कंपनीज डू नॉट डू एनी बेसिक ऑपरेशन, दे हैव ओनली डन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो ये लोग जो काम कर रहा है ये काम आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोई अगर बेसिक भी करता है सब्सिक्वेंट भी करता है, दोनों करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर हो जाता है। देखो द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर कि जो ट्रू एग्रीकल्चर करता है वो लोग को बेनिफिट मिले। तो ऐसा ऑब्वियस है कि कोई सब्सिक्वेंट वाला काम क्यों करेगा। अगर छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कर सकते हैं, लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी सारा पैसा यहाँ से कमाना है, वो लोग बेसिक ऑपरेशन को भी अपना से टेक ओवर कर लेता है। लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल। देयर वाज अ कंपनी जिसके बारे में हमको पता है, बिकॉज ऑडिटिंग वगैरह में वहाँ पर कंपनी का किया था। कंपनी भी बंद, अचार जैम जेली ये सब सब फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड करके ये लोग का था। एनपीएस हम लोगों को लगता था कि ये लोग सिर्फ कहीं से खरीदता है फ्रूट्स को और प्रोसेस करता है, तो ऑब्वियसली इसमें तो फिर उसका टैक्स लग जाएगा, इनकम में कोई एग्जेम्पशन नहीं होगा। तो वो लोग क्या करता था, वो लोग बहुत सारा फार्मिंग लैंड लिया था वेस्ट बंगाल में ही, कोलकाता का आउटस्कर्ट्स में, हावड़ा बोलो, दूर में हुगली में बोलो, तो वह सब ज़मीन में क्या करता था वो लोग, एकदम फ्रूट्स को डेवलप करता था। डेवलप मतलब क्या होता है, ग्रो करता था, एप्पल ट्रीज, मैंगो ट्रीज। एंड सिंस ये फ्रूट्स वेर नॉट टू बी कंज्यूम्ड रॉ, इसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बनता था, तो देयरफॉर वो फ्रूट्स का वो लोग क्या बोलता है, मतलब जेनेटिकली वो लोग का साइज काफ़ी बड़ा रहता था। मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि एप्पल इज लाइक अ साइज ऑफ एन मैंगो, इतना बड़ा बड़ा एप्पल्स बनता था। मैंगो का साइज बड़ा बड़ा पपाया की तरह होता था। तो दीज आर ऑल जेनेटिकली एडवांस बनाया जाता था, वो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर्स एंड वो सब देखे, ठीक है ना। अब ये सब से ऑब्वियसली दे आर इन्वॉल्व इन बेसिक ऑपरेशंस एज वेल एज उसको प्रोसेस कर रहा है, मार्केट में बेच रहा है प्रोडक्ट्स बना के, तो वो भी सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में आ जाता है। तो वो लोग का पूरा इनकम टैक्स फ्री हो जाता था। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस था। बंद क्यों हुआ, वो लोग का कुछ और कारण था, वो लोग चीट फंड में भी चला, ऐसा का लेके बहुत झमेला हुआ था, तब जाके ये कंपनी पूरा बंद हो गया, नहीं तो इसका काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट था। एनीवेज, तो फिर यहाँ से क्या सीखा, जो सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेगा तो ऑब्वियसली उसको, सिर्फ बेसिक ऑपरेशन करेगा तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सिर्फ सब्सिक्वेंट करेगा तो नॉट एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, दोनों करोगे तो आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहलाएगा। नाउ एवरीबडी प्लीज कम टू पेज 80। देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस, मतलब देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स वेयर agricultural income and non-agricultural income have been specifically mentioned. तो my suggestion is पेज नंबर 80 में आप 1 2 3 4 5 ये पांचों पॉइंट को एक बार गो थ्रू करो, फिर आई विल बी एक्सप्लेनिंग। पेज 80 में इंस्टेंसेस ऑफ एग्रो इनकम, एग्रो इनकम में क्या क्या आता है उसके बारे में बोला है। सबसे पहले बोलता है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेड और कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक जूट, कॉटन एटसेट्रा, और इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स इज एन एग्रो इनकम। तो जैसे कि बहुत जन नर्सरी का बिजनेस करते हैं, नर्सरी यू नो ना, मतलब छोटा छोटा प्लांट्स बोलो, फ्लावर्स टब में रहता था, पॉट में रहता है, तो वो सब जो काम करता है, उसका जो दुकान देता है, बेचता है, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम होगा, प्रोवाइडेड द फ्लावर्स हैव बीन ग्रोन बाय यू। इफ इट हैज बीन परचेज्ड बाय यू फ्रॉम समवेयर एल्स एंड देन यू आर सेलिंग इट, अ काइंड ऑफ यू आर द मिडिलमैन, देन इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम, ये सिंपली आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा। Plant sold in pots are an agro income, same cheeses 2 and 3, provided basic operations are performed. Point number 4 is very important. Remuneration and interest to partner. Any remuneration, वो salary or commission or received by a partner from a firm, वो firm agro operation में करता है, agriculture income करता है, तो वो भी आपका agro income कहलाएगा। फिर से बता रहा है, एक पार्टनरशिप फर्म है, सब पार्टनर लोग मिलकर यहाँ पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करता है, मतलब बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट।
तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में एंगेज है, यहाँ से जो इनकम करता है ये एग्रीकल्चरल इनकम होता है, तो इसके लिए एग्रीकल्चरल इनकम हो जाता है। अब ये पैसा फर्म लेके क्या करेगा, ये पैसा तो अल्टीमेटली वो अपना पार्टनर लोग में देगा। तो फिर यहां पर सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो फॉर द पार्टनर्स, ये सब एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। क्योंकि पार्टनर लोग को सैलरी मिल रहा है, वहां पर लोग पैसा लगाया, इंटरेस्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो लोग वहां पर एग्रीकल्चर का काम किया है। फर्म थोड़ी काम कर सकते हैं, वो तो एंटिटी होता है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है, वो लोग थोड़ी काम करता है अल्टीमेटली पार्टनर्स लोग। ओके, पॉइंट नंबर 5, income arising by sale of trees grown on denuded parts of the forest after replanting and by carrying on subsequent operation is an agro income. Need to understand, स्टूडेंट लोग का यहाँ पर गलत ही कॉन्सेप्ट रहता है। denuded मतलब डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट हटाना। स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ का एक प्लॉट ऑफ लैंड था और ये फॉरेस्ट था, तो ये वाला पोर्शन से पेड्स को, ट्रीज को हटा के यहाँ पर भी हम लोग लैंड को एक्सचेंज कर दिया, तो ये जो ट्रीज को हमने कट करके हटाया है उसको अगर हम लोग बेचेंगे तो वो एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा। नो, यहाँ पर वो नहीं बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कोई भी वैकेंट लैंड में जहाँ पर फॉरेस्ट हुआ करता था, अभी नहीं है, ड्यू टू एनी नेचुरल कैलामिटी, आग लग गया, कुछ भी, या फिर मैन मेड भी हो सकता है, वो फॉरेस्ट वो लोग काट रहा था, आपको वो प्लॉट ऑफ लैंड मिला, आपने क्या किया, वहाँ पर फिर से ग्रो किया ट्रीज को, एंड वो ट्रीज को रिप्लांटिंग करने के बाद उसको फिर से बेचा है, ट्रीज को काट के फिर बेच रहे हो, दैट इनकम विल बी रिगार्डेड एज एन एग्रो इनकम, प्रोवाइडेड वहां पर trees have been replanted and the basic activities have been carried on. Main important thing, basic operation must be there. Point number 6 में आ जाओ, compensation received from insurance company for damage caused by hailstorm to the green leaf of the Assam's tea garden is agro income. क्या होता है, असम का टी गार्डन में ऑब्वियसली वहां पर जो टी प्लांट होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, वो बहुत ही प्रीशियस होता है, क्योंकि वहां से हजारों लाखों करोड़ों रुपया का बिजनेस होता है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वो टी प्लांट्स को हम लोग इंश्योर चोरी नहीं करते हैं। जो प्रॉब्लम होता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, वो प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे हेलस्टॉर्म होता है, बहुत जोर से बारिश होता है, फ्लड्स आता है, या फिर लैंडस्केप क्या बोलते हैं, एवलांच आ जाता है, स्नोफॉल हो जाता है, तो वो सब में डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वहां से इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देता है। तो वो जो पैसा आपको मिला वो भी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। क्यों सर? अरे अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होता तो आप उसको क्या करते, मार्केट में बेचते, तो मार्केट में बेचते तो आपको पैसा मिलता, तब तो एग्रीकल्चरल इनकम ही कहलाते, क्योंकि ग्रोथ ने आपने ही किया है। तो सिंस यहाँ पर आपने बेच नहीं पाया बट उसका वैल्यू आपको मिला, कैसे, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, तो ऐसे इनकम के ऊपर टैक्स लेना तो मतलब गलत हो जाता है। एक तो सबसे पहले वो जो डिस्ट्रॉय हो गया इसमें आपका कोई हाथ नहीं था, और डिस्ट्रॉय नहीं होता तो आपका टैक्सेबल नहीं है, पहले ही बोला है, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो कैसे टैक्सेबल होगा, तो ये टैक्सेबल नहीं होता है। पॉइंट नंबर 7, any fee derived from land used for grazing of cattle being used for agricultural operation is an agro income. क्या होता है, आपका कोई लैंड है जहां पर एग्रीकल्चर ऑपरेशन होता है, वहां पर कैटल ग्रेजिंग के लिए आप किसी को बोला कि आप अपना कैटल को यहाँ पर ग्रेजिंग करवाने के लिए लाओ, उसके लिए आप मेरे को महीने का 500 रुपीज़ दे देना। ये जो पैसा आप कलेक्शन कर रहे हो फॉर ग्रेजिंग समवन्स कैटल ऑन योर ग्राउंड, दैट विल बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि वो लैंड में कोई आप उसका अपना कैटल्स को लेके क्यों आ रहा है, आपका लैंड में कोई अपना कैटल्स को लेके क्यों आ रहा है, बिकॉज आपका लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है। अगर वो वैकेंट लैंड होता या कंक्रीट का लैंड होता तो कैटल्स थोड़ी आता वहां पर। तो देयरफॉर आप अपना ग्रासेस को काइंड ऑफ यू आर सेलिंग योर ग्रासेस टू द कैटल ओनर्स, राइट, इंस्टेड ऑफ दे आर कैरिंग आउट देयर ग्रासेस टू देयर प्लेस, they are bringing the cattle to your place to feed your grass, right? और last one, income derived from saplings or seedlings grown in a nursery shall be deemed nursery, पहले ही बोला था, ये 2, 3 and 8 number are almost similar। ये हो गया एग्रीकल्चरल इनकम। अब नॉन एग्रो इनकम में क्या क्या आता है,
जैसे मैंने पहले बोला था, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगा, प्रोवाइडेड द फर्म इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। बट इन दिस केस बोल रहा है कि अगर आप कोई बिजनेस में काम करते हो, मतलब आप एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय का जो सैलरी मिलता है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोला जाएगा। समझो बात को, ये पार्टनरशिप फर्म में हम सब लोग पार्टनर्स है, हमारे साथ एक दो और एम्प्लॉयज भी रखा हुआ है हम लोगों ने, कोई माली है, कोई क्या बोलेगा सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो लोग को भी हम रखा हुआ है, तो वो लोग को हम सैलरी देता है, तो वो लोग का सैलरी का टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आपको सैलरी में टैक्सेबल देना है। वो बोलते हैं नहीं क्यों देंगे, हम तो मेरा मालिक तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता है तो हमको तो वहीं से पैसा मिलता है, ये सैलरी मेरा मालिक को कहाँ से मिला? सैलरी का पैसा मालिक ने क्रॉप्स को बेच के ही तो कमाया, तो मालिक के लिए अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो मेरे लिए क्यों नहीं एग्रीकल्चरल इनकम है? हम तो एग्रीकल्चरल लैंड को ही तो प्रोटेक्शन दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है। नो, बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्व इन बेसिक ऑपरेशन, you are doing ancillary activities, basic operations have been done by the partners only, और आपका ये मालिक भी नहीं हो, you are not the owner of the crops, therefore this will not be regarded as agricultural income. Point number 2, dividend received from a company, कोई कंपनी से, इंडियन कंपनी है जो जिसको डिविडेंड मिलता है, जहां से आपको डिविडेंड मिलता है, और वो कंपनी एग्रीकल्चर ऑपरेशन, आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, कंपनी कर रहा है। फिर देख लो, इनकम फ्रॉम सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लडिंग द लैंड विथ सी वाटर, नॉन एग्रो इनकम। इनकम फ्रॉम फिशरीज इज नॉन एग्रो, नॉन एग्रो इनकम, तो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछता है। नेक्स्ट में हर चीज को नहीं बोलना है, हम आपको नंबर बता दे रहे हैं, आप सिर्फ उसी को पढ़ो। यू गो थ्रू 8, 9, 11, 17, 18, 8, 9, 11, 17, 18, please go through. In page 78, come to point number 3, any income derived from such land, कौन सा लैंड? एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, बाय द कल्टिवेटर बाय प्रोसेसिंग द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रेस, मतलब प्रोड्यूस जो आपने बनाया था, प्रोसेस किया था, उसको बेच के जो भी पैसा कमाता है कल्टिवेटर, वो माना जाएगा। रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड बाय प्रोसेसिंग द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिसीव्ड सो एज टू रेंडर इट फिट फॉर सेल इन द मार्केट। अब क्या होता है ना कि आप एक लैंड का मालिक हो और आपको रेंट मिल रहा है, किससे द्वारा? इन काइंड, काइंड में मिल रहा है, कौन दे रहा है? बाय प्रोसेसिंग द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिसीव, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आपको मिला है वो ही आपको प्रोसेस करने के लिए या आपको दिया जा रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट, द लैंडलॉर्ड इज गेटिंग रेंट not in cash, rather in kind from the farmers, that will be derived, that will be denoted as agricultural income, provided you are rendering it fit for sale in the market। जैसे कि नीचे में देखो, इफ मार्केटिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन द प्रोड्यूस और रेंट इन काइंड व्हिच कैन बी सोल्ड इन इट्स रॉ फॉर्म इन द मार्केट, then income derived from such product is partly agriculture and partly non agriculture। ये हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेगा, कॉफी टी ये सब में आता है। अच्छा, एनी इनकम derived from such land on sale made by the cultivator, the receiver of rent in kind, ये तो ठीक है, वही वाला चीज है, without carrying on any process other than the process required to render it fit for the market, बट आपने वहां पर ग्रो तो किया था, तो देयरफॉर वो आपका एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। यहाँ पर और कुछ दरकार नहीं है, सिंपल चीज है। यू बेटर कम टू पेज 81, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 के अंदर में जो हमको करना है वो है टी के बारे में।
एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपका बिजनेस इनकम कितना होगा, मतलब एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा काम होता है जिसमें आपका एग्रीकल्चर का उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। तो इसीलिए 60% ऑफ द इनकम ऑफ द एसएससी फ्रॉम सच बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% ऑफ इनकम इज ट्रीटेड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टी को जो हम लोग बनाते हैं गार्डन से, उठाते हैं टी गार्डन से, वो दैट टी गार्डन इज नॉट रेडी फॉर सेल। उसको उठाने के बाद बहुत सारा मेथड एंड प्रोसेसेस के थ्रू वो जाता है। तो देयरफॉर उस मेथड को हम लोग एग्रीकल्चर माने या नॉन एग्रीकल्चर माने। बहुत जन बोलते थे जो ग्रो किया उसके लिए एग्रीकल्चर मानिए, और जो लोग ग्रो एंड बेसिक सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करता है उसके लिए नॉन एग्रीकल्चर मानिए। बट ग्रो एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस में भी ना बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाता है, क्योंकि बहुत सारा काम है यहाँ पर जो एक्चुअल में एग्रीकल्चर उतना होता नहीं है। तो देयरफॉर गवर्नमेंट ने यहाँ पर फिक्स्ड बोल दिया है, जो भी आप इनकम करोगे प्रोवाइडेड यू आर द ग्रोअर एज वेल एज द मैन्युफैक्चरर ऑफ टी, आप टी प्लांट्स को ग्रो भी कर रहे हो और वहाँ से आप टी को प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, so that you can sell it in the market. You are the only one. So then 60% of the total income during that year will be regarded as agricultural, बाकी 40% नॉन एग्रीकल्चरल होके उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। दिस इज फॉर टी। व्हाट अबाउट फॉर रबर? रबर का केस में 65% एग्रीकल्चर माना जाएगा, 35% नॉन एग्रीकल्चरल माना जाएगा। एंड लास्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉफी के बारे में। इनकम डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर इन इंडिया। ये एक केस हुआ। नेक्स्ट पेज में आ जाओ, एक और केस है, फिर हम बताएगा क्या है। इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड, यहां तक तो लास्ट में भी था। नया चीज ऐड हो रहा है, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया विथ और विदाउट मिक्सिंग शिकोरी और अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट। कॉफी में क्या होता है, बहुत सारा फ्लेवर का कॉफी होता है, तो चिकोड़ी बोलो, ये सब फ्लेवर होता है। तो ये सब आप डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सेल करते हो, ग्रो आपने किया, क्योर आपने किया, कॉफी को ग्रो क्योर करने के बाद और भी इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसको रोस्ट भी करना पड़ता है, उसको ग्राउंडेड भी करना पड़ता है। तो बहुत सारा नॉन एग्रीकल्चरल काम भी करना पड़ता है। तो जो लोग ग्रो क्योर रोस्टेड एंड ग्राउंडेड करता है उसके लिए 60% एग्रीकल्चरल, 40% नॉन एग्रीकल्चरल, बिकॉज रोस्टेड एंड ग्राउंडेड नॉन एग्रीकल्चरल हो जाता है। और जो लोग सिर्फ ग्रो क्योर करता है वो लोग के लिए 75% एग्रीकल्चरल, 25% नॉन एग्रीकल्चरल। 81 का लास्ट में 75-25 का रेशियो दिया हुआ है। दिस इज फॉर दोज पीपल हु सिर्फ ग्रो करता है और क्योर करता है, उसके बाद वो किसी को बेच देता है, कोई कंपनी को बेचता है, वो कंपनी फिर उसको क्या करता है, उसको रोस्ट करता है, ग्राउंड करता है। तो उसके लिए वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। और जो ग्रोअर है उसके लिए 65 और 35 का, सॉरी 75 और 25 का रेशियो हो जाएगा। बट इफ यू हैव ग्रोन, रोस्टेड, क्योर्ड ऑल ऑन योर ओन, तो 60-40 का रेशियो हो जाएगा। अच्छा सर, कोई अगर सिर्फ रोस्ट और ग्राउंड करता है तो दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम, बिकॉज यू हैव नॉट ग्रोन इट। क्लियर ना? बेसिक ऑपरेशन को सेम ही है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है। प्लीज़ इसको रिमेंबर करो, एक बार गो थ्रू करो। किसी को कुछ भी डाउट पूछना है तो पूछना, थोड़ा देर बाद 2 मिनट के बाद एक बार यहाँ तक देख लीजिए, फिर हम लोग सम में जाएंगे।